तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक बार आज बेटा हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पेपर को हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने जो प्रश्न पत्र दिया है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, तो उसमें आप लोगों ने कई जगहों पर एक छोटी छोटी गलती की है, तो उसको हम लोग देखेंगे। क्या ठीक रहेगा आप लोगों के लिए? ओके सर। देखो पेपर बड़ा इजी था, लेकिन पता नहीं कैसे तुम लोग गलती कर देते हो। जबकि मैंने पढ़ाया था, जब मैं आपको अपठित गद्यांश पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? बोलिए। मैंने कहा था कि गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़िए। यस। और इसके बाद इसमें आपको जो भी चीज महत्वपूर्ण लगे, इंपॉर्टेंट लगे, उसको आप क्या करिए, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, नीचे रेखांकित कर दीजिए। ये बात मैंने कहा था। एस आर नो? जल्दी बोलिए। अब देखिए, पहला प्रश्न आपका था, बहुत इजी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न था कि अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। एकदम सही प्रश्न और एकदम सरल प्रश्न था ये। और देखिए गद्यांश क्या था कि शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य और पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, शब्द, सच्चरित और अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ? सहृदय, सच्चरित परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय एवं चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव तथा सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार हैं तो कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को उत्तरदायित्वों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। अब देखिए, जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे साफ शब्दों में कहा था कि जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो भी आपको लगे कि ये गद्यांश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक? अब देखिए, इसके बाद सबको स्क्रीन दिख रहा है बेटा ना? यस सर। हाँ ठीक है। देखो, अब इस गद्यांश को जब हमने पढ़ लिया तो कुल मिला जुला के इसमें यही बताया गया कि इसमें शिक्षा के बारे में, शिक्षा मनुष्य को क्या देती है, शिक्षा का मनुष्य के जीवन में क्या महत्वपूर्ण रोल है, उस पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग क्या पाएंगे, अब देखना है। अब इसमें पहला प्रश्न क्या बन गया हमारा? उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक होगा। ठीक? तो जब उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? अभी हमने पढ़ा, जो गद्यांश पढ़ा है तो उसका उचित शीर्षक क्या होगा? शिक्षा का उद्देश्य। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक होगा शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा प्रश्न है, बेटा बात नहीं, बेटा बात न करो, नहीं सब बिगड़ जाएगा, एक भी सुनाई नहीं देगा। मैं बार बार तुम लोगों से कह रहा हूं कि बात मत करो, जितना बात करोगे उतना सिस्टम बिगड़ जाएगा। चलो, दूसरा प्रश्न क्या है कि कैसी शिक्षा व्यर्थ है? तो गद्यांश जब आप पढ़ोगे तो देखो यहां लिखा था, एक लाइन आप पढ़िए, यहां लिखा है कि ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को आत्मीय ज्ञान न दे, गंभीर चिंतन न दे। यही ना है कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे, व्यर्थ है। साफ साफ लिखा है कि वह शिक्षा जो मनुष्य और पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे, व्यर्थ है। तो यहाँ जो प्रश्न हमारा बना है, क्या बना है? कैसी शिक्षा व्यर्थ है? तो गंभीर चिंतन न दे, हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में ऐसी शिक्षा पूर्णतया व्यर्थ है। ठीक? समझ में आ रहा है सबको? देखो बेटा, अगला प्रश्न हमारा है
मनुष्य को संसार के सुख कब सुखी नहीं बनाते। आपके पास बहुत धन दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन आप सुखी तब तक नहीं रहेंगे जब तक आपके पास आत्मिक ज्ञान न हो। आत्मिक ज्ञान का मतलब जब तक आपको यह जानकारी न हो कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको यह पता नहीं है तो आप कितने भी बड़े पैसे वाले रहो, बहुत बड़े धनवान रहो, उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। ठीक। शिक्षित व्यक्ति को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो सबसे पहले आपको अपने कर्तव्यों का ध्यान होना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व का ध्यान होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? धन कमाने के लिए, विदेश जाने में, पढ़ने के लिए नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो आप धन कमाइए, गलत बात नहीं है, लेकिन जो आपका प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रमुख उत्तरदायित्व है, वो है कि शिक्षा का प्रसार प्रचार करना। ठीक। विनम्रता लाना। निर्दय का क्या अर्थ है? अब देखिए निर्दय का क्या अर्थ है, कुछ लोग यहाँ गलत कर दिए हैं। निर्दय का बेटा मतलब होता है जिसके अंदर दया न हो, जिसके अंदर क्या न हो, दया न हो। अगला प्रश्न है वैभव का क्या मतलब होता है? वैभव का मतलब होता है धनवान। वैभव का क्या मतलब होता है? धनवान। अब कुछ लोग यहाँ दुष्ट आत्मा या दुरात्मा लिख दिए हैं, महान आत्मा भी लिख दिए हैं। शरीर का पर्यायवाची होगा, शरीर का पर्यायवाची क्या होगा? काया। जब हम पर्यायवाची चैप्टर पढ़ा रहे थे बेटा, जब बेटा हम पर्यायवाची पढ़ा रहे थे तो हमने आपको ये बताया था और वही से प्रश्न उठा के यहाँ आया था। ठीक। मस्तिष्क का क्या अर्थ होता है? तो मस्तिष्क सबके शरीर में होता है, तो उसका मतलब शरीर क्या होता है? बुद्धि। क्या होगा? बुद्धि। क्यों भाई? जीवन होगा नहीं, मौत होगा नहीं, हवा होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है, एकदम सरल ऑप्शन क्या है? बुद्धि। ठीक। अब देखिए लोग गलती कहाँ किए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि मजदूर का विलोम क्या होगा? अगर कोई मजदूर है तो उसका विलोम उल्टा उसका मालिक ही तो होगा। तो सैनिक सेवक, सैनिक अलग चीज हो गई, मजदूर से अलग चीज हो गई। सेवक भी मजदूर को ही कहा जा सकता है, नौकर भी मजदूर को ही कहा जा सकता है, लेकिन मालिक को आप मजदूर नहीं कह सकते। मालिक मजदूर का अब विलोम होता है। ठीक। क्या बेटा? चलो अगला देखो, जिसको जो भी प्रॉब्लम आप बेटा नेटवर्क इशू है तुम्हारा, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। अगला प्रश्न है संस्कृत, सुसंस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल दे। तो संस्कृत शब्द के पहले क्या जुड़ा है? सु। तो उपसर्ग क्या होगा इसमें? इत प्रत्यय होगा नहीं, कृत होगा नहीं, द्विगु समास ही है, तो एक ही बच रहा है। वो क्या बच रहा है? सु। तो क्या प्रत्यय हमारा हो जाएगा? सु प्रत्यय हो जाएगा। अब यहां तक सबको क्लियर हो गया? बताइए। खंड क में सबको इसमें किसी को कोई डाउट? यस सर। हाँ, जिसको डाउट हो बताए। डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब खंड ख में हमारा व्याकरण था। प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही के सामने यहाँ सही का निशान लगाना था, गलत के सामने गलत का निशान लगाना था। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है, ये क्या होगा? सही होगा, क्योंकि उपसर्ग क्या होता है? ऐसे शब्दांश जो कि शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देना क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं उन्हें? उपसर्ग कहते हैं। ठीक। प्रत्यय की संख्या क्या होती है? प्रत्यय की संख्या 2 ही होती है, कृत और तद्धित। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। वर्णों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं? नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं।
तो वर्णों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, ये क्या होगा? गलत होगा। हिंदी में दो लिंग होते हैं, सही बात है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न जो हमारा था कि हिंदी में वचन की संख्या 12 होती है, तो हिंदी में वचन की संख्या 12 हो ही नहीं सकती क्योंकि दो ही वचन है। वेरी गुड, गलत। ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हिंदी में कितने वचन हैं? मात्र और मात्र दो वचन होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग सबसे अधिक गलती इसी प्रश्न में किए हैं और यही किए हैं। प्रश्न पूछा है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब देखिए, जब रिक्त स्थान की आप पूर्ति करेंगे तो कह रहा है कि हिंदी में कुल वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं? किसी ने 45 लिखा है, किसी ने 36 लिखा है, किसी ने 43 लिखा है। मैं बार बार बताया था कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, 41 स्वर और 41 व्यंजन और 11 स्वर, तो 41 और 11 मिला कितने हो जाएंगे? कितना हो जाएगा? 52 होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ हाँ, 52 तो होगा ही होगा। चलो दूसरा है स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब देखो, यहीं से दो प्रश्न बना था। बहुत इजी प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न बनाया गया था कि आप लोग आराम से कर लें। तो स्वरों की संख्या कितनी होगी? स्वरों की संख्या 11 हो। हाँ, कृत प्रत्यय किसके साथ लगता है? तो कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ लगता है, धातु के साथ। हालांकि कुछ लोग धातु भी लिखे हैं, तो जो लोग धातु लिखे हैं मैंने उनको सही मान लिया है, क्योंकि क्रिया भी धातु ही होती है। तो कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ लगती है। क्लियर? अब देखिए पड़ेगा कि धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो धर्म और इक में धार्मिक इक प्रत्यय लगेगा। सबसे बड़ी गलती कहां हुई है? पर्वतों के नाम होते हैं, कुछ लोगों ने पर्वतों के नाम ही लिख दिया है, अरावली पर्वत, हिमाचल पर्वत। कुछ लोगों ने कुछ और लिखा है, लेकिन हकीकत में यहाँ क्या पूछा था? ये जो बेटा प्रश्न आया था, ये आपका लिंग से आया था। कहाँ से आया था? आप जब लिंग पढ़ोगे तो उसमें था कि पर्वतों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। हाँ, इतना सबको समझ में आ गया? इतना बेटा सबको समझ में आया? चलिए देखिए, खंड ग में आइए। खंड ग क्या कहता है? खंड ग कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कम से कम 50 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न था बहुत आसान प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन की कविता लिखिए। कोई कविता लिख दिए होते। कुछ लोगों ने गलती क्या की है कि एक कविता को 2 बार लिखे हैं। जैसे प्रश्न दिया कि अपनी पाठ्य पुस्तक से 8 लाइन कविता लिखिए, तो रहीम के दोहे यहाँ भी लिख दिए और एक प्रश्न और पूछा गया था वहां भी लिख दिए। तो कोई कविता लिख दिए। हालांकि जिसने भी कविता लिखी है सबको नंबर मिला है। ठीक। अब कह रहे हैं कि मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो मिठाई वाला अलग अलग चीज भाई बच्चों के लिए ही बेचता था। इसका सबको पता है ना उत्तर? सबसे देखो, हम तुम लोग जब पढ़ा रहे थे, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो मैं बार बार इस चीज पर आपको फोकस करा रहा था कि रहीम दास के दोहे जरूर याद कर लेना, रहीम दास के दोहे जरूर याद कर लेना। और देखो यहाँ टकरा गया आप लोगों से, देख रहे हो ना? बोलिए। पाठ्य पुस्तक से रहीम दास जी के 2 दोहे लिखिए। और मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि रहीम दास के दोहे जरूर पढ़ लेना, वहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। ठीक। तो 2 दोहे कोई भी लिख दिए होंगे आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
यासुकी चांद को अपने पेड़ों पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया? क्योंकि यासुकी चांद को क्या था? पोलियो था। तोतो चांद उसका मित्र था। यही सब कहानी था उसमें, है कि नहीं? उसके बाद हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? बेटा बात नहीं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो क्योंकि उनको क्या स्वतंत्रता पसंद है, खुली हवा में उड़ना पसंद है। तो उस कविता में एक लाइन था कि कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न को मैं 3 बार बताया था। जब मैं रक्त और हमारा शरीर चैप्टर पढ़ा रहे थे हम, तो इस प्रश्न को मैं 3 बार बताया था कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार भानुमति का पिटारा देखने से ऊपर से सामान्य होता है, लेकिन जब उसको खोला जाए तो उसमें तमाम तरह की चीजें आती हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारे शरीर में रक्त के कण होते हैं बेटा, उसमें कई प्रकार के कण होते हैं। प्लाज्मा होता है, WBC होता है, RBC होता है। तो वो एकदम भानुमति के पिटारे से हमारे शरीर के रक्त की तुलना की गई है। क्लियर? चलिए। हाँ, अगला प्रश्न क्या था कि निम्न प्रश्नों के उत्तर कम से कम 100 शब्दों में दीजिए। अपने क्षेत्र की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो बहुत आसान था, सेवा में नगर निगम अधिकारी महोदय, सब कुछ लिखना आसान था। एक विषय पर निबंध लिखो, और निबंध आप लोगों ने बहुत गंदा लिखा है। जैसा मैंने पढ़ाया था उसके विपरीत आप लोगों ने निबंध लिखा, अनुरूप निबंध नहीं लिखा। निबंध आप लोगों ने बहुत गंदा लिखा है। निबंध लिखने के लिए मैंने बताया था कि आपको प्रस्तावना देनी पड़ेगी, विषय वस्तु देना पड़ेगा और उपसंहार देना पड़ेगा। आप लोगों ने निबंध एकदम खराब लिखा है। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ? सर बहुत सारे निबंध आप लोगों ने बहुत खराब लिखा है। निबंध का आप लोग फिर से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसको आपको वो हमेशा लिखना है। किसी भी क्लास में जाएंगे आपको लिखना ही है निबंध। तो निबंध हमेशा अच्छे से लिखने का प्रयास करिए, और पेपर भी आप लोगों ने ठीक ठाक ही किया है। और आप लोगों को बताइए, आप कहीं दिक्कत तो बताइए जहां आप लोगों को लगता है कि सर पेपर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रही थी, बोलिए। तो क्या बेटा? एक बार देख लो पेपर में, अगर आप लोगों को लगता है कि सर यहाँ हमको दिक्कत थी या इस टॉपिक पे हमको दिक्कत थी, तो उस पर हम बात कर लेंगे।